इससे हमने सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी इससे पहले। कौन सी? डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, ये सारी डिटेल पढ़ी थी। अब इन सारी प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं और ये सारी प्रोसेसेस काम किस बेस पे करते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। उससे पहले ओस्मोसिस के इम्पोर्टेंस देखते हैं, यानी परासरण की क्या महत्वता है। ये परासरण नाम की जो अपन इतनी पढ़ रहे हैं, ये प्लांट में कहाँ होती है, क्यों होती है और काम कैसे आती है। तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ ओस्मोसिस का, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट हेयर, यानी ये रूट हेयर से पानी के अवशोषण में मदद करती है। यानी पानी का अवशोषण, पानी प्लांट बॉडी में जब एंटर करता है तो इसी प्रोसेस से करता है। फिर है सेलुलर वाटर ट्रांसपोर्ट। अब रूट हेयर से अंदर तो आ गया, अब रूट हेयर के अंदर तो आ गया, पर अंदर कहाँ जाएगा। जैसे प्लांट के हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हो गई इसकी रूट, ये एक रूट हेयर है। अब यहाँ पे भी तो बहुत सारी सेल्स होती है। रूट हेयर माना कभी कभार सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, कभी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से इन सेल से जो अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, यहाँ तक भी तो पहुँचना पड़ता है इसको। इतना लंबा सफ़र भी तो तय करना है यहाँ पर प्लांट के अंदर ऊपर चढ़ने से पहले। तो यहाँ पे अंदर जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, तो कोशिकीय संवहन जो होता है वो भी इसी के द्वारा होता है। तो सेलुलर वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर है टर्जिडिटी ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन ओस्मोसिस। कल मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी जब मैंने आपको टोनिसिस भी समझाई थी। पहली कौन सी थी, एक तो हो जाती है सेल प्लाज्मोलाइज्ड, यानी पूरी पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। फिर होती है फ्लैसिड, जब ये एकदम स्थिर अवस्था में रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक ठाक कंडीशन में मेंटेन रहती है। और फिर होती है एक टर्जिड कंडीशन, जिसमें सेल फूल जाती है। तो वो सेल का फूला हुआ होने का मतलब क्या है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। और सेल जब फूली हुई होती है ना, उसी की वजह से प्लांट्स के अंदर ना उनकी टहनियाँ जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो सीधे मेंटेन रहते हैं, उनको उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलती है। किसकी वजह से, क्योंकि उनकी कोशिकाएं टर्जिड होती है। जैसे पत्ती मुरझा जाती है ना, यानी अब उसके सेल्स कैसे होते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड हो गए। तो उसका टर्जिड रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो जाके पत्ती ऐसी फैली भी रहेगी, तभी तो उसके अंदर बाकी सारे प्रोसेस होंगे ना, है ना। फोटोसिंथेसिस होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, ये सारी एक्टिविटीज़ होगी। इसके लिए सेल पत्ती का ऐसे फैला हुआ होना ज़रूरी है। और ये कंडीशन कौन लाता है, टर्जिडिटी लाती है उसकी कोशिकाओं में। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन ओस्मोसिस, यानी अगर ओस्मोसिस होगा, पानी अंदर आएगा, तभी जाके सेल फूली हुई रहेंगे। अब आपको याद होगा कि ये सारे कंडीशंस कब आते हैं। प्लाज्मोलाइज तो कब आता है, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। फ्लैसिड कब आता है, सेल सिकुड़ती कब है, जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। और सेल टर्जिड यानी फुल कब जाती है, जब इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी, ये बुक्स में मेंशन नहीं है। बुक में सिर्फ आपको नाम दे रखा है कि एसिड कंडीशन होती है तो प्लाज्मोलाइज हो जाती है, फिर फ्लैसिड हो जाती है, फिर ये हो जाती है, फिर वो हो जाती है। आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो ये बातें याद रखना। फिर अगला पॉइंट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट में क्या मेंशन है, डिफरेंट ऑर्गन्स, तो अलग अलग अंगों के बीच वाटर ट्रांसपोर्ट। अब अलग अलग अंगों से क्या मतलब है, यहाँ पे रूट के वेस्कुलर बंडल में तो पानी आ गया है ना, यहाँ तक तो आ गया, बाकी रूट हेज भी ला रही है इधर इधर से, तो रूट के पास तो पानी है। पर रूट का यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है जो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है पानी का, क्योंकि रूट हेयर तो नीचे वाले हिस्से में होते ना, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होते। यहाँ तक पानी पहुँचाना, जो तना है वहाँ तक पानी पहुँचाना, तने की शाखाओं तक पानी पहुँचाना, फूलों फलों पत्तियों तक पानी पहुँचाना, यानी ऐसे करके अलग अलग अंगों तक पानी पहुँचाना, ये वाटर ट्रांसपोर्ट भी किसके द्वारा होता है, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस एक और इम्पॉर्टेंट काम करती है, वो क्या है, रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड डेसिकेशन। यानी जब पादप यानी प्लांट कोई विपरीत कंडीशन में आ जाए, यानी बाहर अचानक से ठंड पड़ने लग जाए, तो प्लांट बॉडी अपने अंदर पानी तो रख नहीं सकती ना ज़्यादा देर तक, तो वो क्या करती है, उसके अंदर परासरण बहुत हाई रेट पे होने लग जाता है। उस समय क्या हो जाता है, एक्सोओस्मोसिस, अपना पानी खाली करते हैं, वरना अगर पानी ज़्यादा पड़ा होगा तो वो जम जाएगी ना कोशिका, और इसके वजह से प्लांट को बहुत नुकसान होगा। तो फ्रीजिंग से बचाती है। और डेसिकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे शुष्क कंडीशन आती है, पतझड़ का सीजन आता है, तो क्या करती है, ये अपना पानी
लूज कर देती है, ट्रांसपिरेशन बहुत करने लग जाती है, एनवायरनमेंट में पानी लूज कर देती है और फिर पत्ती झड़ जाती है। कई बार तो पानी के साथ ही पत्तियाँ झड़ जाती है पतझड़ के सीजन में, राइट। तो ऐसे करके विपरीत कंडीशन में पौधे को बचाती है। क्या करती है? रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग और डेसिकेशन, दोनों कंडीशन से बचाती है। एक तो फ्रीजिंग से बचाती है और पतझड़ से भी बचाती है। फिर आते हैं हम प्रेशर्स पर। तो पहला प्रेशर है ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोसिस की प्रोसेस तो हमें पता है, सॉल्वेंट यानी विलायक के कण कहाँ मूव करते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था। यानी पानी कहाँ मूव करेगा? जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से जहाँ पर कम पानी है। अब इसको ही मैं दूसरे शब्दों में मोड़ कर कहूँ तो मैं क्या कहूँगी? जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है ना। जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ पर मिलावट कम होगी, है ना। यानी जो विलय के कण होंगे कम होगी, तो वो कहाँ जा रही है? कम से ज़्यादा की ओर। जहाँ पर कम पानी होगा वहाँ पे विलय ज़्यादा होंगे, राइट। तो ऐसे करके भाषा को घुमाकर बोल दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये याद रखिए कि ओस्मोसिस में हमेशा क्या होगा? पानी मूव करेगा कहाँ से? ज़्यादा से कम की ओर। फिर इस कंडीशन में प्रेशर कैसे लगता है? जैसे आपको ये डायग्राम याद होगा थिसिल फनेल एक्सपेरिमेंट वाला। अब इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ, ओस्मोटिक प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। ये बुक में नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था? ओस्मोसिस की वजह से पानी यहाँ पर अंदर आ रहा था और ये पानी का लेवल चढ़ रहा था इसके अंदर, है ना। और अंदर क्या था? शुगर सॉल्यूशन था जो कि हाइपरटोनिक होता है ना। तो उसकी वजह से पानी चढ़ रहा था क्योंकि अंदर कम पानी है और बाहर ज़्यादा पानी है। इस कंडीशन को रोकने के लिए मैंने क्या किया? ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं, ये पंप जैसा कुछ मैंने लगाया हुआ है ऊपर। इसकी वजह से मैं क्या करूँगी? नीचे की ओर प्रेशर लगाऊंगी, जिससे क्या होगा? सॉल्यूट के कण तो निकल नहीं पाएंगे और पानी बाहर निकलेगा। तो ओस्मोसिस में जो प्रेशर अप्लाई होता है किसके लिए? ओस्मोसिस को रोकने के लिए। रोक ही रही हूँ ना मैं ओस्मोसिस। यहाँ पे तो ओस्मोसिस हो रहा था और पानी अंदर चढ़ रहा था, है ना। परासरण हो रहा था तभी तो पानी ऊपर चढ़ रहा था, पर मैं प्रेशर लगा के क्या करूँ? परासरण को ही रोक रही हूँ, है ना। परासरण को ही रोक रही हूँ। तो परासरण दाब क्या है? ऐसा दाब जो परासरण को रोकता है। क्या करेगा? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ओस्मोसिस, टू स्टॉप ओस्मोसिस। इसके विपरीत करेगा कार्य। किसके विपरीत? परासरण के विपरीत जो प्रेशर कार्य करेगा वो हो जाएगा परासरण दाब या ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर में एक चीज़ और आती है कि ओस्मोटिक प्रेशर किसके समानुपाती होता है? विलयन में विलय के अणुओं की संख्या के आधार पर। यानी जितना विलयन में विलय ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें ओस्मोसिस होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जितनी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी होगी उसमें हम जितना पानी मिलाएंगे उसमें उतनी ही तेज़ी से क्या हो जाएगा? ओस्मोसिस हो जाएगा, राइट। ज़्यादा पानी, देखिए ऐसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किशमिश के कण अपन रखते हैं, तो किशमिश जितनी ज़्यादा सिकुड़ी हुई या सूखी हुई होगी उसके अंदर पानी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से घुसेगा, है ना। क्योंकि जितनी सूखी हुई या जितनी सिकुड़ी हुई किशमिश होगी उसमें उतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में विलय के कण होंगे, है ना। उसमें उतना ही कम पानी होगा। जितना कम पानी उतने विलय के कण ज़्यादा, उतने सॉल्यूट के कण ज़्यादा, राइट। तो सॉल्यूट के कण जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पानी ज़्यादा तेज़ भागेगा, है ना। यानी किशमिश के अंदर ज़्यादा तेज़ी से पानी जाएगा। तो क्या हो गया? विलय के कण जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ओस्मोसिस। विलय के कण जितने ही कम उतना ही कम ओस्मोसिस। अब यहाँ पे मैं आपको विलायक की भाषा में समझा रही थी, अब ये बात कहाँ से आ गई? विलय के परिक्षेप में बता दी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? विलय के अणुओं की संख्या। विलयन में विलय के अणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। तो पहले टर्गर प्रेशर को समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को मैं मिटा देती हूँ, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए ये कोई बर्तन है, इसमें ये कोशिका पड़ी है, ठीक है।
बाहर चारों ओर क्या है, पानी। ठीक है, अब क्या होगा, अंतःपरासरण हो गया है ना, पानी अंदर आ गया। अब पानी अंदर आने की वजह से क्या हो रहा है, कोशिका फूलती जा रही है ना, कोशिका फूलती जा रही है। तो कोशिका फूल रही है तो उस समय क्या हो जाएगा, ये डर बना रहेगा ना कि कोशिका की भित्ति फट जाए, है ना। जैसे हम आलू को उबालते हैं, आलू को उबलते हुए पानी में रखा, अगर उसको ज़्यादा उबाल देते हैं तो उसकी जो छिलका होता है फट जाता है ना, ठीक वैसा ही। तो वो फटने से रोकने के लिए क्या करेगी, यहाँ से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगेगा कि नहीं और पानी नहीं आ, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर लगेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं अंदर और पानी नहीं आ, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। तो ऐसा प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब, कि मैं ऑलरेडी बहुत सूज चुकी हूँ, बहुत फूल चुकी हूँ, अगर और पानी आएगा तो मैं फट जाऊंगी। तो प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल, अब ये प्रेशर कौन लगा रहा है, अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल, अंदर उपस्थित पानी के कण यानी विलायक के कण किस पर लगा रहे हैं, ऑन द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो ये किस पर लगाते हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को, उससे उसको बाहर की तरफ धकेलते हैं ताकि बस अब और पानी नहीं आए, नहीं तो फट जाएंगे। तो ये प्रेशर कैसा है, इनटू आउट, अंदर से बाहर की ओर लगेगा, समझे। क्या एग्जाम्पल याद रखना, आलू वाला याद रख लेना कि आलू को अगर उबालते हैं तो ज़्यादा उबाल दोगे तो उसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, सॉरी उसका जो छिलका क्या होगा, हो जाएगा, फट जाएगा। तो क्या कंडीशन होएगा, अंदर से बाहर प्रेशर लगा तभी तो वो फट गया ना, अंदर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, यानी टर्गर प्रेशर, ये जो टीपी था ये बहुत ज़्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में, ओस्मोटिक प्रेशर के, बहुत ज़्यादा हो गया तो ओस्मोटिक प्रेशर कम पड़ गया और टर्गर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फट गया। जैसे इसको दोबारा से समझो कि आप किसी बलून जैसे रूम में हो, राइट, अब आपके अंदर हवा आ रही है, हवा आ रही है, हवा आ रही है, पर शरीर क्या करेगा, उसको रोकेगा ना, रोकेगा रोकेगा। जैसे हम बलून फुलाते हैं, बलून के अंदर हवा भरे जा रहे हैं, हवा भरे जा रहे हैं, हवा भरे जा रहे हैं, हवा क्या हो गई यहाँ पे, विलायक पानी का काम कर रही है, राइट। वरना पानी के गुब्बारे का एग्जाम्पल ले लो, पानी के गुब्बारे में आप पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, है ना। तो पानी भरने की वजह से क्या हो रहा है, ओस्मोसिस की एक्टिविटी बढ़ रही है। अब ओस्मोसिस के विपरीत दिशा में कौन सा प्रेशर लगा रहा है, गुब्बारे की दीवार, है ना। एक तो गुब्बारे की दीवार लगाएगी बचाने के लिए, एक अंदर जो पहले से पानी के कण चले गए, जो पहले चले गए, वो बाकियों को रोक रहे होते हैं ना कि और मत आ, और मत आ, और मत आ, नहीं तो जगह नहीं है, फूल जाएगा। जैसे आप करते हो, एक कमरे में कहीं जा रहे हो तो लिफ्ट में घुस रहे हो, है ना, ऑलरेडी आपको दिख रहा है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप पहले थे जो अंदर घुसे, जो बाहर से और लोग आ रहे होते हैं आप उनको रोकते हैं, नहीं 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 भाई साहब आप दूसरी लिफ्ट में आ जाना, पहले हम जाके आ जाते हैं, नहीं आप रुक जाओ। आपको क्या डर लगता है, लिफ्ट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, फट जाएगी या गिर जाएगी, है ना, ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट होने से आप बचते हो, इसलिए तो आप एक्स्ट्रा लोगों को आने से रोकते हो। ठीक वैसा ही काम यहाँ पे पानी के कण करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। ये क्या करते हैं, खुद जो पहले चले गए बाकियों को आने से रोकते हैं कि नहीं नहीं आप मत आओ, वरना इम्बैलेंस या फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये अव्यवस्था रोकने के लिए पानी के कण बाहर की ओर जो प्रेशर लगाते हैं वो क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर या टीपी, या इसे हम हिंदी में स्फीति दाब भी कहते हैं। दूसरा है वॉल प्रेशर या भित्ति दाब। अब अंदर भीड़ बढ़ने के कारण दीवारों के ऊपर क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। यानी गुब्बारे वाला एग्जांपल लेते हैं तो गुब्बारे का जो बाहर की सतह होती है, यानी कोशिका के, इसमें मैं कहूँ तो कोशिका की भित्ति के ऊपर क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अंदर से तो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर कि फूलती जा रही है। तो वो क्या करेगी, रोकना चाहेगी, बचना चाहेगी कि नहीं नहीं और मत आओ, है ना। तो टेंशन ड्यू टू टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर के कारण टेंशन क्रिएट होता है। तो फोर्स अगेंस्ट टीपी, तो टीपी के विरुद्ध एक फोर्स कार्य करता है जो कहाँ आता है, बाहर से अंदर की ओर, जो कहाँ आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर। तो एक भाषा में मैं ये भी कह सकती हूँ कि वॉल प्रेशर है वो ओपी को सपोर्ट कर रहा है ना।
तो ये क्या हो गया, बाहर से अंदर की ओर, क्या, आउट टू इन, इन टू आउट। अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल नहीं याद रहते तो आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि टीपी इक्वल्स टू इन टू आउट और WP यानी वॉल प्रेशर इक्वल्स टू आउट टू इन। ठीक है, ये ट्रिक याद रख लेना, इससे याद हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। इसे हम क्या कहते हैं, DPD। डिफ्यूजन का D, प्रेशर का P और डेफिसिट का D, फिर से DPD। अब इसको पढ़ने के लिए एक बात हमें पता होना चाहिए। ये बात क्या है कि जो शुद्ध जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, जिसमें कुछ भी नहीं मिला होता, कोई मिनरल नहीं, कुछ नहीं, कोई कण नहीं, कोई मिनरल नहीं, ऐसा प्रेशर जिसमें जीरो मात्रा में सॉल्यूट हो, ऐसा वाटर जिसमें नो सॉल्यूट इक्वल्स टू प्योर वाटर। तो ऐसा पानी जिसमें कोई सॉल्यूट, कोई विलय नहीं है, ऐसा पानी क्या कहलाता है, शुद्ध जल या प्योर वाटर। तो देखिए DP डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर स्लैश सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं, सिर्फ प्योर वाटर लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो DP यानी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज द हाईएस्ट। कितना होता है, हाईएस्ट। और ये हाईएस्ट का मान क्या है, ये होता है 0। क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट, और इस हाईएस्ट का मान क्या है, 0। जब शुद्ध जल का डिफ्यूजन प्रेशर ही 0 है तो इससे बाद में जब पानी के अंदर कण घुलते जाएंगे, विलय की मात्रा आती जाएगी, वैसे वैसे वो कैसे माइनस में चला जाएगा, मान कैसे चेंज होगा, वो माइनस में चला जाता जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में। 0 से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस वाली, है ना। इतनी मैथ तो सबको आती है, 0 से छोटी संख्या माइनस वाली होती है। तो जब प्योर वाटर का ही DP 0 है तो अगर उसमें विलय के कण मिलते जाएंगे, यानी पानी के अंदर मिनरल, अपन जो मिनरल वाटर पीते हैं उसका और कम, उसके अंदर, उसके अलावा अगर ORS वाला पानी होता है उसका और कम, फिर अगर चीनी का घोल आ जाए तो और कम, फिर चाशनी आ जाए तो और कम, ठीक है। तो माइनस में जाता जाएगा, 0 से कम होता जाएगा। तो DP ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट, दैट इज 0। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ जितना विलय बढ़ेगा उतना DP घटेगा, है ना। ये देखिए, सो हायर, ये ऊपर वाला जो चिन्ह है यानी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट या विलय उतना कम हो जाएगा अपना DP इन कंपैरिजन। अब तुलना कर रहे हैं किसकी, देखो, टू प्योर वाटर यानी शुद्ध जल की तुलना में कोई दूसरा पानी हम ले जिसमें विलय हो, तो शुद्ध जल की तुलना में जो कमी, जो डिक्रीज, रिजल्टिंग डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर इज DPD। यानी शुद्ध जल की तुलना में, शुद्ध जल का कितना था, 0। दूसरा पेन लेती हूँ। शुद्ध जल का DP कितना है, 0। ये क्या है, DP 0 है। इसकी तुलना में जो दूसरा जल हो गया, जैसे मिनरल वाटर ले लूँ तो समझो उसका मान हो गया, मिनरल वाटर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिनरल वाटर, समझो इसका मान हो गया 0.2, ठीक है, माइनस का। तो ये जो कमी आ गई, 0.2 की कमी आ गई ना, 0 से माइनस 0.2 में 0.2 की कमी आ गई। तो ये कमी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो शुद्ध जल की तुलना में डिफ्यूजन प्रेशर में आई कमी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, या हम इसको कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। फिर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन के समय लगने वाला जो प्रेशर होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर। फिर एक बात और आती है सक्शन प्रेशर नाम की। सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ही होता है, क्योंकि शुद्ध जल का तो मान 0 होता है DP का, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर
0 है, यानी वो अपने अंदर ना किसी को आने देगा ना उसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें जो कमी आ गई, यानी अब हम एग्जांपल लेते हैं, मिनरल वाटर ले लूँ क्योंकि कमी तो आ गई है। तो मिनरल वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना, मिनरल्स ही एब्जॉर्ब करती है और कुछ सॉल्यूट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मिनरल वाटर प्लस सॉल्यूट रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना, मूल जो जड़ें होती है वो यही एब्जॉर्ब करती है, कुछ विलय मिले हुए होते हैं और उसमें मिनरल वाटर भी होता है ना। तो इन सब के कारण है ना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ही तो हो गया ये। शुद्ध जल में अगर मिनरल वाटर और सॉल्यूट मिला हुआ है तो ये डीपीडी हो गया ना, क्योंकि डीपी जो था वो तो अपने खाली प्योर वाटर के पास था, बाकी तो कम कम में जा रहा है, तो इसके अंदर कमी तो आई गई। तो इस कमी के कारण क्या होता है, इस प्रेशर इस पानी का डिफ्यूजन होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जिस जगह पर कम है वहाँ पर ये चला जाएगा। तो इस कारण ये क्या होगा, जो कम है वो ज़्यादा वाले से ले रहा है, यानी वो ज़्यादा वाले से चूषण कर रहा है, सक्शन के थ्रू ले रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर या एसपी भी कहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस डीपी। ओपी माइनस डीपी कैसे समझ में आया? ओपी कब होता है, ओपी किसकी तुलना में बराबर होता है, विलय के कणों के, और डीपीडी क्या है, विलय के कणों का मिलना है ना। डीपीडी भी विलय के कणों का मिलना होगा ना, क्योंकि डीपीडी क्या है, 0 की तुलना में आई कमी, तो कमी कब आएगी, जब उसमें विलय के कण मिलेंगे, और ओपी किसके बराबर, सीधे विलय के कणों की संख्या के, तो ओपी माइनस डीपी। तो डीपीडी क्या हो गया, ओपी माइनस डीपी। विलय के कण किस में से घटाने हैं, डीपी में से, और डीपी ज़्यादातर क्या होता है 0, क्योंकि शुद्ध जल का मान लेते हैं ज़्यादातर। तो डीपीडी क्या हो गया, ओपी माइनस डीपी। तो शुद्ध जल का मान अगर मैं 0 ले लूँ, यानी डीपी का मान मैं 0 ले लूँ, तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के, है ना। इसका एक डेरिवेशन है, हम अभी निकालते हैं उसको। तो ये सारा मैटर आपको समझ में आया। अब इस बात को छोड़ दो, इतना याद रखो, डीपी बराबर ओपी माइनस डीपी, ये जो भी मैंने लिखा इसे भी हम निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, अभी गलती से ना मैंने यहाँ पे डीपी की जगह पे टीपी की जगह पे डीपी लिख दिया था, तो वो करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। भूल से मैंने यहाँ पे डीपी लिख दिया था, ये है टीपी, टर्गर प्रेशर, है ना। तो टर्गर प्रेशर ही तो ओपी के अगेंस्ट लगता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ओपी के विरुद्ध टीपी लगता है, राइट। तो इसीलिए ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको कहा था ये प्रेशर्स के बीच में संबंध क्या है, हम वो भी देखेंगे ना, कैसे क्या मान आता है। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं किसकी, फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल्स का क्या कब होती है, यानी शलत कोशिका, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, शलत। और इसका क्या मतलब है, ये कैसे सॉल्यूशन में है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पर इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, एकदम मजे में बैठी है ये, ना अंदर से प्रेशर लग रहा है ना बाहर से प्रेशर लगा है। अब ऐसी कोशिका में क्या होता है, टीपी 0 होता है ना, क्योंकि ना अंदर से प्रेशर लग रहा है ना बाहर से प्रेशर लग रहा है। तो टीपी क्या होता है, आउट टू इन, है, तो ये क्या हो गया 0। तो अर्थात इस कंडीशन में डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, अगर टीपी 0 ही है तो टीपी तो लग ही नहीं रहा है। टीपी कब लगता है, जब पानी अंदर आने की कोशिश करता है और सेल अपने आप को बचाती है, पर पानी तो अंदर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए टीपी क्या हो गया 0। तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी हमारा सूत्र था, इसमें हम टीपी का मान रख देंगे जो है 0, तो डीपीडी माइनस ओपी, तो 0 तो छूट गया, तो डीपीडी बराबर हो जाता है ओपी के लिए। ये आपको याद रखना है अच्छे से, एक शलत कोशिका के लिए उसका डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर होती है, उसके परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर के। अब दूसरी क्या होती है कि अब इसी कोशिका को मैंने उठाया और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी विलायक अधिक होता है, जहाँ पर सॉल्वेंट अधिक होता है,
या मोर सॉल्वेंट, और सॉल्यूट या विलय क्या होता है, कम होता है। तो अगर ऐसी कोशिका को मैं ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं तो पानी तो बाहर से अंदर आने लगेगा, क्योंकि बाहर तो बहुत सारा पानी है और अंदर बाहर की तुलना में कम पानी है। तो पानी क्या करता है, धीरे धीरे अंदर आने लगता है, और जैसे जैसे पानी अंदर आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे सेल प्रेशर भी लगाने लगेगी बाहर की ओर। यानी जैसे जैसे पानी अंदर आने लगेगा वैसे वैसे टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे पानी अंदर आएगा वैसे वैसे अंदर के पानी के कण क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, यानी टीपी लगाएंगे, टर्गर प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे जैसे पानी अंदर आएगा वैसे वैसे क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल को रखने पर सो स्लोली स्लोली टीपी इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी बाहर अंदर आने लगता है। पानी अंदर आने की वजह से क्या होता है, जो कोशिका का द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, वहाँ पर विलय की सांद्रता कम होने लगती है, इक्वल्स टू लेस कंसंट्रेशन, है ना। पानी ज़्यादा भरने लगता है तो अंदर जो विलय होते हैं, विलय के रूप में कौन है अंदर, कोशिकांग है, आयन है और बाकी सारे सॉल्यूट है, वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, क्योंकि बाहर से तो पानी आता जा रहा है। जैसे एक आपने नींबू पानी का ग्लास बनाया, ठीक है, अब आप उसमें पानी डाले जा रहे हो, तो उसमें जितना भी कुछ था, चीनी, नमक, नींबू, वो उस एक ग्लास के लिए तो पूरा था, पर आप उसमें और पानी डाले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और अंदर जो घुले हुए पदार्थ थे यानी चीनी, नमक और नींबू, वो क्या हो गए, कम होने लग गए। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो गया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो पदार्थ थे उनकी सांद्रता क्या होने लग गई, कम होने लग गई। अब इनकी सांद्रता कम हो गई यानी लो सॉल्यूट, है ना, विलय के कण क्या हो गए, कम, तो लो सॉल्यूट, और लो सॉल्यूट यानी ओस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि जब हम ओस्मोटिक प्रेशर स्टडी कर रहे थे, ओपी स्टडी कर रहे थे, तो ओपी किसके बराबर था, विलय के अणुओं के है ना, अणुओं के। तो अगर विलय के अणु कम होते जा रहे हैं तो ओपी भी तो कम हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, तो ओपी ऑल्सो रिड्यूसेस, तो ओपी भी कम हो जाएगा। अब ओपी कम होता जा रहा है और टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए ये तो कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ओपी बराबर हो जाएगा टीपी के, है ना। तो देखिए, सो ड्यू टू डिक्रीजिंग ओपी घट रहा है और इंक्रीजिंग टीपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर टीपी। ऐसी एक कंडीशन आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो डीपीडी भी तो घटेगा, है ना, डीपीडी भी तो घट रहा है। देखिए सूत्र में मैं रखूँ, ओपी का मान मैं ले लेती हूँ, चलो 10, ठीक है, और पहले ओपी था समझो 20 था, पहले था, और पहले टीपी कितना था, टीपी 0 था, पर धीरे धीरे टीपी बढ़ा और अब टीपी हो गया 10, ठीक है, अब टीपी हो गया 10 और समझो अब ओपी क्या है 15 पर पहुंचा, ठीक है। तो डीपीडी इस समय कितना है, डीपीडी उधर दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ देखो, समझो पहले ओपी था 20 और पहले टीपी था 0, पर धीरे धीरे टीपी बढ़ा, तो अब कोई बीच की स्टेज आई है जब टीपी का मान 10 है, और यहाँ पर कोई बीच की स्टेज आई है जहाँ ओपी का मान कितना पहुँच गया, ओपी का मान पहुँच गया समझो 15 पहुँच गया। तो यहाँ की कंडीशन में क्या हो रहा था, ये थी ना डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि टीपी तो 0 था। तो अब इसको मैं सूत्र में लिखूँ तो डीपीडी हो जाएगा बराबर 15 माइनस 10, तो डीपीडी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया ना, है ना, 5 आ। डीपीडी भी क्या हो रहा है, घट रहा है, डीपीडी डिक्रीजेस। और जब अब ऐसी स्थिति आ जाएगी, ओपी बराबर हो जाएगा टीपी के, यानी अब हो गया ओपी का मान हो गया 10 और टीपी का भी मान हो गया 10। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी में अगर मैं रखूं तो ओपी भी हो गया 10, टीपी भी हो गया 10, तो डीपीडी हो जाएगा 0, है ना। तो जब ओपी बराबर हो जाता है टीपी के, तो इस समय कोशिका कैसी हो गई, पहली तो शलत थी,
अब उसके अंदर पानी आता जा रहा है, तो कोशिका कैसी होती है, मोटी होती जा रही है। अब ये अपनी हाईएस्ट एक्सटेंट तक मोटी हो गई कि अब ये इतनी मोटी हो सकती है, और अगर इसके अंदर पानी आया तो ये फट जाएगी। तो हाईएस्ट एक्सटेंट तक मोटी हो गई, तो उसका वो हाईएस्ट एक्सटेंट जितनी वो मोटी हो सकती है वो क्या कहलाता है, उसकी टर्जिड अवस्था। ठीक है, टर्जिड अवस्था जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्फीत। क्या कहते हैं, स्फीत अवस्था। तो हो गए। सो व्हेन टर्जिड, तो जब कोशिका टर्जिड हो जाती है तो डीपीडी बिकम सेम एज ओपी, और सॉरी ओपी बिकम सेम एज टीपी, ओपी बिकम सेम एज टीपी, अर्थात डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी जो हमारा सूत्र है उसमें क्या हो जाएगा, ओपी बराबर हो जाएगा टीपी के, यानी डीपीडी का मान आ जाएगा 0। अब इसी बात को इस ग्राफ से देखो, ये जो है ना ये पूरा प्रेशर के लिए था। अब जब कोशिका शलत थी या फ्लैसिड थी तब प्रेशर इतना था, इतने से इतना, इतना ज़्यादा था, फिर इतना था यानी अपने अधिकतम मान पे था। फिर जैसे जैसे कोशिका और मोटी होती गई, ओपी तो ये वाली लाइन है तो ओपी तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और टीपी ये वाली लाइन है तो टीपी बढ़ रहा है। और जब ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे इस पॉइंट पे, तब डीपीडी का मान क्या हो जाएगा 0, और टारगेट प्रेशर और सेल कैसे हो जाएगी, टर्जिड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत इजी है, वीडियो 1-2 बार रिपीट में देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। अब एक इस टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक आता है। इससे पहले हमने प्रेशर पोटेंशियल्स को डील किया कि प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है। अब क्या आता है, वाटर पोटेंशियल। क्या आता है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, जल विभव, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल या जल विभव की अवधारणा। इसे दिया था 2 साइंटिस्टों ने, यानी 2 अंकल्स ने। इनका क्या नाम है, आर के स्लेटियर और S.A. टाइलर। अब देखो इन्होंने क्या बोला, आप सभी ने थर्मोडायनामिक्स का नियम तो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी का नियम। उसके अंदर एक नियम ये है कि किसी भी तंत्र में मुक्त ऊर्जा होती है, राइट, और वो मुक्त ऊर्जा ही उस तंत्र को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसी नियम के आधार पर वाटर पोटेंशियल की गणना की जाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स लॉ, ईच सिस्टम हैज फ्री एनर्जी विच गिव्स इट टू वर्क, विच गिव्स इट स्ट्रेंथ टू वर्क, कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो कौन करती है, ये फ्री एनर्जी करती है। तो अब इसको इस रिलेशन में पढ़िए, वाटर में ये क्या काम की, तो ओस्मोसिस को किसकी जरूरत होती है, फ्री एनर्जी को। किसको, परासरण को फ्री एनर्जी की जरूरत होती है। और पौधा भी क्या है, एक तंत्र ही है जिसके अंदर सब काम होगा। अब इसके अंदर अलग अलग तंत्र बटे हुए हैं, जड़ का तंत्र, स्तंभ का तंत्र, राइट। तो सबके पास अपनी अपनी मुक्त ऊर्जा होती है, और ये मुक्त ऊर्जा किसके लिए जरूरी है, ओस्मोसिस यानी परासरण के लिए। तो देखो, अगर इफ सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, देन द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल या साई। देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर किसी कोशिका को प्योर वाटर यानी शुद्ध जल में रखा गया है, तो उस शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल उस शुद्ध जल की फ्री एनर्जी और कोशिका के अंदर जो जल है यानी कोशिका के अंदर जो विलायक है उसकी फ्री एनर्जी का अंतर ही क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल, जिसे हम किससे, साई से डिनोट करते हैं। ये जो त्रिशूल सा बना हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, साई। तो क्या है ये, अगर किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल और कोशिका के अंदर स्थित जल की मुक्त ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, साई। इसे प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, साई से। और इसकी मात्रक क्या होता है, यानी इकाई यानी यूनिट क्या होती है, बार से डिनोट करते हैं या एटमॉस्फेयर से, ATM से। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका पूर्ण निश्चित मान ज्ञात करना तो असंभव है, इसीलिए इसे 0 कंसिडर किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, सो कंसिडर्ड एज 0। किस तरह मानते हैं इसे, 0, ठीक है। अब देखिए हमारे काम कैसे आएगा।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर किस पे निर्भर करता है, सॉल्यूट की मात्रा पर, है ना, विलय के अणुओं की मात्रा पर। और वाटर प्लस सॉल्यूट यानी अगर विलय को जल में मिला दिया जाए यानी मिश्रित जल जो होगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, है ना, क्योंकि शुद्ध जल का ही हम 0 मान रहे हैं, तो उसके अंदर विलय के कण मिल रहे होंगे तो उसका तो ऑब्वियसली और घटेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये नीचे वाली एरो का साइन लगाया है, रिड्यूसेस साइन, ठीक है, घटाता है इसे। तो हम ये कह सकते हैं इस बात से सॉल्यूट का मिलना यानी ओपी का मिलना, है ना, तो ओपी क्या करता है, ओस्मोटिक प्रेशर साई को यानी वाटर पोटेंशियल को गिराता है यानी घटाता है। तो जब ओस्मोटिक प्रेशर को हम साई की तुलना में डील करते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, ओस्मोटिक पोटेंशियल, क्या कह देते हैं, ओस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, साई एस से। कैसे लिखेंगे, साई एस। तो ओस्मोटिक प्रेशर और इसमें क्या अंतर है, तो ओस्मोटिक प्रेशर का मान तो पॉजिटिव होता है लेकिन ओस्मोटिक पोटेंशियल यानी विभव का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में। आप देख रहे हैं मैंने माइनस का साइन लिखा है, ईवी, ईवी का मतलब नेगेटिव, माइनस एंड नेगेटिव। अब देखिए, अब हम एक केस स्टडी करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया, ये तो सिंपल था जो हमने पहले पढ़ा, खाली एक ये फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नया आया है जो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, टर्जिड सेल जो होती है, वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ तो रखा होगा पर मैंने बता भी दिया, राइट। तो अगर किसी सिस्टम में, इन अ सिस्टम, अगर किसी तंत्र में फ्लैसिड सेल कैसी होती है, जो आइसोटोनिक में होती है, जिस पर कोई प्रेशर नहीं रखता, उसको हम किसी तंत्र में डाल दें, तंत्र में डालेंगे तो आसपास पानी तो होगा ही, तो वो पानी उसके अंदर एंटर करेगा तो सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी ना, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे पानी एंटर करेगा फ्लैसिड सेल के अंदर और धीरे धीरे उसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा। तो चेंज इन साई ड्यू टू टर्गर प्रेशर, है ना, फ्लैसिड से टर्गर हो रही है सेल, टर्जिड हो रही है सेल, जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे सेल क्या हो रही है, मोटी हो रही है, तो उसके अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। तो टर्गर प्रेशर के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल में भी चेंज आता है। तो टर्गर प्रेशर की वजह से जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, साई पी या प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। इसे हम प्रेशर की वजह से क्या लिख रहे हैं, पी, साई पी। और यहाँ पे सॉल्यूट की वजह से ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ है इसलिए साई एस। तो अब इसमें हमने देखा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर पोटेंशियल है इसका मान कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव, और ये क्या करता है, साई को बढ़ाता है। जबकि ओस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा था, यानी ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या कर रहा था, साई को घटा रहा था। जबकि टर्गर प्रेशर यानी प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है, साई को बढ़ाता है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे सूत्र लिया था dPd बराबर OP माइनस TP, वैसा ही यहाँ पर एक सूत्र है जो क्या कहता है, साई W यानी वाटर का पोटेंशियल, W यानी पानी, बराबर होता है साई S यानी ओस्मोटिक पोटेंशियल प्लस साई P यानी प्रेशर पोटेंशियल। और ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से घटता है और प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर की वजह से बढ़ता है, ठीक है। अब एक कोशिका होती है जिसकी सतह पर पानी की एक लेयर होती है, राइट। हम देखते हैं ना, हम बीज को पानी के अंदर डालते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक बीज को पानी के अंदर डालते हैं तो उस बीज को अगर आप बाहर निकाल के भी देखते हो तो कुछ समय तक उसकी सतह पर पानी की एक पतली परत सी जम जाती है। वो परत क्या कहलाती है, एडजॉर्ब्ड वाटर या अधिशोषित जल, यानी ये अपने अंदर अवशोषण नहीं कर रही है, उसको अपनी सतह पर जमा लेती है। पानी को सतह पर जमाना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और अवशोषित करना क्या कहलाता है, एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और उसको ऊपर करना क्या कहलाता है, एडसॉर्प्शन या अधिशोषित करना, बाहर रोक लेना, और अंदर ले लेना मतलब अवशोषण। तो ये अधिशोषित जल को हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल की भाषा में मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर आए पानी की वजह से जो पोटेंशियल यानी जो विभव क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं,
मैट्रिक्स पोटेंशियल। इसे भी साई W या कई बार साई M से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ये वाटर पोटेंशियल को घटाता है, क्योंकि अंदर तो नहीं आ रहा है, राइट, बाहर ही प्रेजेंट है, इसलिए घटा रहा है। और ये जो प्रेशर होता है ये सिर्फ मिट्टी के लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल इन सॉइल, नॉट इन सेल। कोशिका के अंदर इसका मान इतना निर्भर नहीं करता, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका आसपास में सटी हुई उपस्थित रहती है, तो उसके बाहर पानी जमने की स्पेस नहीं होती, जबकि बाहर जो सॉइल यानी मिट्टी के कण जो होते हैं वो जल को अधिशोषित करके रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी अधिक समय तक गीली हमें नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ सॉइल में एप्लीकेबल है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण या इम्बिबिशन। क्या कहते हैं, अंतःशोषण या इम्बिबिशन। एक सेकेंड, क्या कहते हैं, अंतः शोषण या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। बहुत सिंपल है। अगर यही प्रोसेस अगर कोई पत्ती करे और अपनी सतह के आसपास, तो अपनी पूरी सतह पर तो पत्ती जमा नहीं सकती, इसलिए पत्ती क्या करती है, ये कोई पत्ती है, ये क्या करती है, अपने किनारों के आसपास जल को अधिशोषित कर लेती है। और ये किनारों पर जल जब जमा होता है, अपन देखते हैं बाहर जब कोई जल जमा होता है तो बूंद का रूप ले लेता है, तो ये प्रकार का जल क्या कहलाता है, इम्बिबेंट वाटर। अब ये जो पत्ती वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये तो सिंपल सा है, बुक में इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। एक और चीज़ आपके बुक में मेंशन है, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बरसात के मौसम में हम देखते हैं जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उनकी लकड़ियाँ फूल जाती है हल्की सी, जिससे खिड़की दरवाजे खोलने बंद करने में काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो उस समय क्या होता है, खिड़की दरवाजे क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर खींचते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोशिकाएँ होती है उसके अंदर, जो उसकी सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। अब ये दोनों पदार्थ कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं ये, हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, जल स्नेही यानी ये जल को पसंद करते हैं, अपने पास आकर्षित करते हैं। तो सामान्य दिनों में जब बारिश का यानी बरसाती मौसम नहीं होता, उस समय इतना जल वातावरण में प्रेजेंट नहीं होता, तो उस समय ये जल को उतनी अधिकता से अवशोषित नहीं कर पाती। लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिससे ये लकड़ियाँ क्या करती हैं, इनकी सेल वॉल अपने ओर खींचती है, जिससे ये पूर्णतः उसके अंदर तो नहीं समा पाते पर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से बाहर की ओर क्या बन जाता है, एक कोलॉइड सॉल्यूशन बन जाता है। इस कोलॉइड का बनना किसके अंदर आता है, अंतःशोषण के अंदर आता है, जो अवशोषण नहीं है। ये क्या करती है, पानी को अपने आसपास एकत्रित कर लेती है। अब इसका महत्व कहाँ है, पहला महत्व है किसमें, बीज के अंकुरण में, किसमें, सीड जर्मिनेशन में। यह अधिशोषित जल ना क्या करता है, जो बीज होता है उसके आसपास एक परत सी बना लेता है जल की, जिसकी वजह से बीज को उचित टेम्परेचर और उचित नमी मिल जाती है, जिससे उसको जर्मिनेट करने में आसानी होती है। तो ये था इसका महत्व। इसका एक और महत्व है जो क्या कहता है, रिसर्केशन। क्या कहता है, पुनर्जीवन। रिसरेक्शन क्या कहते हैं, रिसरेक्शन या पुनर् कैसे लिखते हैं, पुनर्जीवन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम देखते हैं कुछ जल क्या होते हैं, कुछ पौधे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं ना। पर अचानक से उस समय गर्मी के मौसम में कई बार अचानक से बारिश आ जाती है, उस बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ के पौधे या ये पौधे नष्ट होते हुए क्या करते हैं, अपने आसपास एक लेयर जमा कर लेते हैं।
जिसकी वजह से इनके आसपास नमी बनी रहती है और ये वापस से रीग्रोथ कर लेते हैं, यानी नष्ट नहीं हो पाते, यानी इनको जीवनदान टाइप मिल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक इम्बिबिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये जो वाटर पोटेंशियल मैंने बताया, फिर हमने इससे पहले जो प्रेशर के बीच में रिलेशन पढ़ा और इन सब की परिभाषाएं, स्पेशली इम्बिबिशन की, डिफ्यूजन की, ओस्मोसिस की और एंडोओस्मोसिस, एक्सोओस्मोसिस क्या होता है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप अपने RBSC वाले पेपर में भी और नीट वाले एग्जाम में भी। ठीक है, तो इन सबको आप डिटेल में स्टडी करो। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में ही पढ़ाया है आप लोगों को, बस आप इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, थैंक यू।